दोस्तों, मैं मोहम्मद वतीन मॉडर्न क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो लेके आए हैं भूगोल का 8वां चैप्टर, और दोस्तों इसमें हम बात करने वाले हैं वन लाइनर प्रश्न की। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा हर एग्जाम में, मैक्सिमम एग्जाम में पूछता रहता है। आइए बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। दोस्तों उपग्रह क्या होता है, जो सूर्य की परिक्रमा करने वाले 8 ग्रहों के परिक्रमा करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं उपग्रह। तो सबसे बड़ा हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो उसका नाम है गैनीमेड। ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति जो है वो क्या है, वो ग्रह है। तो गैनीमेड किसका सबसे बड़ा उपग्रह है, बृहस्पति का। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, विश्व में किस शहर की आबादी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो आबादी वाला शहर वो कौन सा है, बीजिंग है, चाइना में है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है। दोस्तों ये पेंगुइन चिड़िया एकमात्र चिड़िया है जो कि अंटार्कटिका में पाई जाती है, जो माइनस टेम्परेचर में भी निवास करती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सा है, अरावली पर्वतमाला। यानी दोस्तों हमारे भारत में जितनी भी पर्वतमालाएं, सबसे प्राचीन अगर बात करें या प्राचीनतम बात करें तो अरावली पर्वतमाला है। क्योंकि इसका निर्माण तब हुआ था जब भारत अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट था। जब भारत अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट था तब ये इस पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। बाकी जितने पर्वतमाला है, हिमालय हो गया, उसके बाद ये पश्चिमी घाट की जो पर्वतमाला है, पूर्वी घाट की पर्वतमाला है, ये सब इसके बाद की पर्वतमालाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी अगर प्राचीनतम बात करेंगे तो अरावली पर्वतमाला। और विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला की बात करेंगे तब भी अरावली ही होगी। ठीक है, और इसी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। पांचवा पॉइंट देखते हैं, अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो जो पहली फैक्ट्री स्थापित की तो कहाँ की थी, सूरत में। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था, गुरु रामदास जी ने। दोस्तों अमृतसर शहर को बसाने के लिए अकबर ने लगभग 100 एकड़ जमीन दी थी गुरु रामदास जी को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कोई भी पूछ लेता है कि किसने 100 एकड़ जमीन दी थी, तो किसने दी थी, सम्राट अकबर ने। सातवां है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन दो शहरों के बीच हुआ था, मुंबई और थाने के बीच में। दोस्तों पहली बार भारत में जो रेल चली थी, कहाँ चली थी, मुंबई और थाने के बीच में। कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को। किसके शासन का, मतलब कौन यहाँ पे वो कौन गवर्नर था, लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, और दूसरी बार कब चली, ये भी अब तो ये पूछा जा रहा है दूसरी बार कब चली, तो 1854 में चली। कहाँ चली थी, कोलकाता से हुगली के बीच। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी के शासन का मतलब गवर्नर काल में ही। 8वां है, चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है, उत्तर प्रदेश में। और चीनी को उत्पादन करने के मामले में भी उत्तर प्रदेश है, गन्ने को उत्पादन करने के मामले में भी उत्तर प्रदेश है। किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है, सतारा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, उष्मा विद्युत संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ निवासी हैं, राजस्थान में। तो मीणा, सहरिया, सासी, गरासिया, ये सब जनजातियाँ कहाँ निवास करती हैं, राजस्थान में, ये याद रखिएगा। मीणा है, सहरिया है, सासी है, गरासिया है, ये सब जनजातियाँ राजस्थान में निवास करती हैं। 11वां, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है, चंबल परियोजना का। अब 12वां है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-44 है। ठीक है, वर्तमान समय NH-44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों, लगभग 3700 किलोमीटर है। और दोस्तों याद रखिएगा, ये जो कश्मीर से लेकर ये कन्याकुमारी तक है, यानी श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई है। तो ये हमारे भारत का वर्तमान समय का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया है। हम लोग को याद तक कि NH-7 सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है, अरे सॉरी, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। तो नहीं दोस्तों, अब ऐसा नहीं हो गया है, अब ये सबसे लंबा हो गया है। 13वां है, सांभर झील राजस्थान के किस नगर के सबसे निकटतम है, जयपुर। दोस्तों सांभर झील अभी फेमस हुआ था क्योंकि उसमें कुछ पक्षियों की मौत हो गई थी, मतलब मृत्यु हो गई थी, तो इस वजह से ये काफ़ी फेमस है। इसको जानते रहिएगा एज अ करंट अफेयर के रूप में। बोकारो का तापी बिजली घर कहाँ स्थित है, झारखंड में। बोकारो कहाँ पर है, झारखंड। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। दोस्तों यहाँ याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार के जितने भी काज होते हैं न्यायालय से संबंधित, उन सबका कार्य कहाँ पर होता है, कोलकाता में, यानी कोलकाता उच्च न्यायालय में। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया था, सूरत में। सबसे पहला कहाँ स्थापित किया था, सूरत में। 17वां पॉइंट देखते हैं दोस्तों, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो महेंद्रगिरी। ऊंचाई कितनी है, 1501। वहीं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट, अगर बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी हो जाएगी, कलसुबाई। और पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, महाबलेश्वरम। और वही तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, ब्रह्मगिरी। ठीक है,
आप देखिए यहाँ पर 18वां है, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो मटर का जो फसल होता है ना, जब वो खत्म मतलब उसको जब काट लिया जाता है, उसके जो वो जो बचते हैं ना कूड़ा करकट, वो सब उसी में रह जाते हैं, तो बाद में सड़ जाते हैं। सड़ने के बाद क्या करते हैं, नाइट्रोजन से भरपूर हो जाता है वहाँ की मृदा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है, धूलीकरण। 20वां है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, संरक्षित जिला है दोस्तों। 100% यहाँ का साक्षरता दर है। और ये कौन से किस राज्य में है, ये मिजोरम में है। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है। 21वां है, भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टुरिया किस राज्य की जनजाति है, गुजरात की जनजाति है दोस्तों, याद रखिएगा। 22वां है, बौद्धों की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। हमारे भारत में सबसे अधिक अगर बौद्ध पाए जाते हैं तो कहाँ पर पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम बार रेल कब चली थी, 1853 में। भारत में प्रथम बार रेल चली थी 1853 में। कहाँ से कहाँ तक के बीच में, मुंबई थाड़े के बीच में। और गवर्नर कौन थे, 1800 लॉर्ड डलहौजी। और दोस्तों याद रखिएगा कि दूसरी बार भारत में रेलवे कब चली थी, 1854 में, 16 अगस्त 1854 को, और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही। 24वां, भारत किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में आगे है, उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में भी आगे है, आलू के उत्पादन में आगे है। ठीक है, अगर प्रति हेक्टेयर की बात कर लेगा कि गेहूं के उत्पादन में कौन आगे है, तो पंजाब हो जाएगा, लेकिन वैसे हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अजंता और एलोरा गुफा किस प्रदेश में स्थित है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का राजधानी क्या है, मुंबई। महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है, बिहार में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, धनबाद में। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल। दोस्तों ये संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, याद रखिएगा। 30वां पॉइंट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस स्थान पर स्थित है, तिरुवनंतपुरम। ये कहाँ पर है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम, केरल में। ये केरल क्या है, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी भी है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है, किस प्रकार से हम जनजातियों का निर्धारण करते हैं, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। दोस्तों जनजातियों के हम उनके आवास और उनके जो सांस्कृतिक विशेषीकरण है ना, उसके आधार पर उनको हम डिवाइड करते हैं, उनको बांटते हैं। ठीक है, और हर राज्य में कुछ न कुछ कोई ना कोई जनजातियां रहती हैं। राजस्थान नहर कहाँ से निकलती है, सतलज नदी से। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। देखा जाए तो टोड जनजाति कहाँ पर निवास करती है दोस्तों, करती है वो तमिलनाडु में। तो वह नीलगिरी कहाँ पर है, वो तमिलनाडु में ही तमिलनाडु के ही भाग में आता है, इस वजह से यहाँ पर लिखा है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। वैसे अगर आप देखेंगे कि तमिलनाडु में कौन कौन से जनजातियाँ निवास करती हैं, तो बड़गा है, टोड कोटा है, कोटा है, टोडा है। इसी टोडा को टोंड भी कहा जाता है, टोंड जनजाति। ठीक है ना, जो नीलगिरी के मूल जनजाति है। ठीक है, अब बात करते हैं 34वें पॉइंट की। भारतीय मानक समय किसके समीप से लिया जाता है, इलाहाबाद के नैनी से। दोस्तों जो भारत का मानक समय रेखा है वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। और इसका निर्धारण कहाँ से किया जाता है, इलाहाबाद के नैनी से। 35वां पॉइंट है, कौन उत्पादक राज्य है जो भारत का सबसे बड़ा चाय है। मतलब यहाँ पे दोस्तों गलत टाइपिंग हो गया, लेकिन यहाँ पे लिखा जाना चाहिए था भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है चाय का, तो यहाँ पर हो जाएगा असम। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, असम सबसे ज़्यादा उत्पादन करता ज़रूर है, लेकिन सबसे उच्च कोटि की जो चाय मिलती है वो कहाँ मिलती है, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। तो सबसे उच्च कोटि की चाय असम में नहीं मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा चाय असम में मिलती है। और अगर उच्च कोटि की बात करेंगे तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। 36वां पॉइंट है, भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ किया जाता है, इंग्लैंड में। दोस्तों भारतीय चमड़े का सबसे अधिक निर्यात जो यहाँ से बन के जाता है वो कहाँ पर जाता है, इंग्लैंड जाता है। 37, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था, गेहूं पर। दोस्तों जब हरित क्रांति जब हुई थी तो उसमें सबसे अधिक गेहूं का प्रभाव पड़ा था। तो ये हम लोग गेहूं में उसी के बाद से, हरित क्रांति के बाद से हम लोग गेहूं में आत्मनिर्भर हो गए। आत्मनिर्भर मतलब अब हमको बाहर से विदेशी गेहूं को लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब हम लोग क्या करते हैं, खाते भी हैं, बचता भी है, उसका निर्यात भी कर देते हैं। 38वां पॉइंट है, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका क्या कारण है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारे देश को कभी कभी प्यासी धरती की अभिसंज्ञा दी जाती है। क्यों, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर बिल्कुल सूख जाती धरती और वहाँ पर पानी इकट्ठा करने कोई जगह भी नहीं है। उसका रीज़न क्या है, वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाना। बिल्कुल पानी बह के कहाँ चला जाएगा, नदियों में। नदियों से पानी कहाँ चला जाएगा, समुद्र या खाड़ियों में चला जाएगा। दूसरा पॉइंट है, वर्षा के पानी की शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना। ज़्यादा हीट होने पर क्या होता है, वो भाप बन के, वेपर बन के उड़ जाता है। वर्षा का कुछ ही महीने होना। दोस्तों आपको पता है कायदे की अगर वर्षा अगर आजकल मतलब आप इधर कई 10-15 सालों में हो रही है तो 2.5 से 3 महीने वर्षा होती है कायदे से।
सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर में, ये 2 महीने वर्षा होती है दोस्तों, यानी ये कम। और दूसरा एक रीज़न और भी आप ऐड कर लीजिएगा, वर्षा का संचय न करना। दोस्तों वर्षा, हर गांव में, हर क्षेत्र में कम से कम एक बड़ा तालाब होना चाहिए, जिससे पानी का संचय किया जाए, उस पानी के बाद में यूज़ किया जाए, उसको स्वच्छ रखा जाए। 39वां पॉइंट है, भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैली में पाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत में जो सबसे अधिक लौह अयस्क पाया जाता है वो गोंडवाना लैंड में पाया जाता है, यानी गोंडवाना क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? झील वान टर्की में, यानी वान झील टर्की में। तो ये वान झील जो है कहाँ पे है? तुर्की में है। ये सबसे अधिक खारे पानी की झील है। अधिक लवणता का मतलब, उच्च लवणता मतलब सबसे अधिक खारे पानी झील कौन सी है? वान झील है। और दोस्तों बात किया जाएगी सबसे बड़ी खारे पानी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर झील। और जो सबसे बड़ी खारे पानी झील है ना, वो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी झील है, और एशिया की सबसे बड़ी भी झील है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। ये रहा हमारा आज के 40 पॉइंट। और दोस्तों इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।